आज हमारे सामने जो किताब है उसने मुझे सच में हिला कर रख दिया। इसका नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड और इसके कुछ आइडियाज मतलब हमारी आम सोच से इतने अलग हैं कि इन्हें पचाना भी आसान नहीं है। बिल्कुल। और ये कोई फिलॉसफी की भारी भरकम किताब भी नहीं है। नहीं, ये सीधे सीधे उन सवालों से टकराती है जिनसे हम रोज जूझते हैं। हाँ, जैसे क्या हम वाकई बदल सकते हैं? खुशी क्या है? और क्या हम दूसरों की राय की एक तरह से गुलामी से आजाद हो सकते हैं? ये हमारे सोचने के तरीके को जड़ से चुनौती देती है। हाँ, और इसीलिए ये इतनी दिलचस्प है। तो आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे, देखते हैं कि ये दर्शन हमारी आजादी और खुशी के बारे में क्या कहता है। चलिए, तो फिर सबसे मुश्किल और शायद सबसे विवादित आइडिया से शुरू करते हैं। किताब कहती है ट्रॉमा जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, पहली बार में तो ये बात सुनकर गुस्सा भी आ सकता है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दर्द को, किसी के अतीत के बुरे अनुभवों को नकारा जा रहा है। इसका असली मतलब क्या है? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इस एक लाइन का बहुत गलत मतलब निकाला जा सकता है। ऐसे देखिए, एडलर ये नहीं कह रहे कि अतीत में बुरी घटनाएं नहीं होती, अच्छा, या उनका दर्द सच्चा नहीं होता। वो बस ये कह रहे हैं कि वो घटनाएं हमारी आज की जिंदगी को कंट्रोल नहीं करती। हाँ, देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम अतीत के धक्के से, एक पुश से आगे बढ़ते हैं। मतलब मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ इसलिए मैं आज ऐसा हूं। बिल्कुल। इसे मनोविज्ञान में एटियोलॉजी या कारण वाली सोच कहते हैं। ठीक है। लेकिन एडलर कहते हैं कि नहीं, हम भविष्य के खिंचाव से एक पुल से आगे बढ़ते हैं। मतलब हम किसी मकसद को पूरा करने के लिए काम करते हैं। मकसद? हाँ, इसे वो टेलियोलॉजी कहते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आपके साथ अतीत में क्या हुआ, सवाल ये है कि अब आप करना क्या चाहते हैं। तो हम अपने अनुभवों से नहीं, बल्कि उन अनुभवों को जो हम मतलब देते हैं उससे बनते हैं। तो किताब में जो उदाहरण है उस दोस्त का जो सामाजिक चिंता की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाता, एडलर के हिसाब से वो अपने अतीत के किसी डर की वजह से नहीं रुका है। उनके हिसाब से उसने अनजाने में बाहर ना जाने का एक मकसद बना लिया है। मकसद? हाँ, शायद बाहर ना जाकर उसे अपने माता पिता की चिंता और ध्यान मिलता है। अच्छा। या शायद वो सामाजिक मेलजोल में नाकाम होने के डर से बचना चाहता है। तो उसकी जो चिंता है वो उस मकसद को पूरा करने का एक बहाना या औजार बन जाती है। तो उसने ये स्थिति खुद चुनी है एक तरह से। हाँ, ताकि उसे बाहर जाकर मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। ये सोचने का बिल्कुल ही अलग तरीका है ना? मतलब जब कोई मुझ पर गुस्से में चिल्लाता है तो उसका गुस्सा उस वजह से नहीं है कि उसे गुस्सा आ गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बल्कि मुझे डराकर अपनी बात मनवाने के मकसद से पैदा हुआ है। एग्जैक्टली। गुस्सा एक अनियंत्रित भावना नहीं है, ये एक हथियार है जिससे हम जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो चाहता तो हॉर्न बजाकर इंतजार कर सकता था, लेकिन चिल्लाना उसे अपनी बात मनवाने का ज्यादा असरदार तरीका लगा। उसने वो गुस्सा पैदा किया। ठीक है, ये बात तो सोचने पे मजबूर करती है। अगर हमारा अतीत हमें कंट्रोल नहीं करता और हमारी भावनाएं भी हमारे मकसद पूरा करने के औजार हैं, तो फिर हमारी असली समस्याओं की जड़ क्या है? यहाँ किताब एक और बड़ा दावा करती है, सारी समस्याएं लोगों के साथ हमारे रिश्तों की समस्याएं हैं। हाँ। ये कैसे हो सकता है? मेरी अपनी कमियां, मेरा आत्मविश्वास, ये सब भी दूसरों से जुड़ा है। एडलर के मुताबिक बिल्कुल। सोचकर देखिए, अगर इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप अकेले होते तो क्या कोई समस्या होती? दूसरों से तुलना करने पर ही पैदा होती है। अगर कोई दूसरा न हो तो आप किससे तुलना करेंगे? न कोई अमीर होगा, न गरीब, न लंबा, न छोटा। किताब में दार्शनिक अपने छोटे कद का उदाहरण देते हैं। हाँ, वो 155 सेंटीमीटर वाला। उन्हें लगता था कि ये एक वस्तुनिष्ठ कमी है, लेकिन उनके एक दोस्त ने कहा, तुम्हारे पास दूसरों को सहज महसूस कराने की कमाल की क्षमता है। और इस एक बात ने उस कमी का मतलब ही बदल दिया। एकदम। और यहाँ एक फर्क समझना बहुत जरूरी है, हीनता की भावना और हीनता ग्रंथि यानी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बीच। अच्छा, ये दोनों अलग हैं? बहुत अलग। हीनता की भावना बुरी नहीं है। ये महसूस करना कि मैं यहाँ बेहतर कर सकता हूँ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब हम अपनी किसी कमी को बहाना बना लेते हैं, जैसे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता, तब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये बात तो समझ आती है। तो अगर हमारी सारी दिक्कतें आपसी रिश्तों से जुड़ी हैं और हमारी कमियों का एहसास भी दूसरों से तुलना करने पर ही होता है, तो इसका हल क्या है? यहीं पर एडलर का सबसे प्रैक्टिकल आइडिया आता है। क्या? वो कहते हैं कार्यों का विभाजन।
सेपरेशन ऑफ टास्क्स। कार्यों का विभाजन मतलब? इसका सीधा सा मतलब है ये पहचानना कि कौन सा काम किसका है और दूसरों के काम में दखलंदाजी बंद करना। अपनी लेन में रहना। अपनी लेन में रहना। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, अब लोग उस काम की तारीफ करेंगे या आलोचना, ये किसका काम है? उनका काम है। आपका काम है अपना काम पूरी ईमानदारी से करना। कोई आपको पसंद करता है या नहीं, ये उसका फैसला है, उसका काम है। आपका काम नहीं है कि आप हर किसी से खुद को पसंद करवाएं। लेकिन जब हम दूसरों के काम में घुसने की कोशिश करते हैं, मतलब उनकी राय को कंट्रोल करने की, तभी सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। एक मिनट, लेकिन ये तो बहुत स्वार्थी लगने वाला रास्ता है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें परवाह ही नहीं करनी चाहिए कि हमारे कामों का दूसरों पर क्या असर होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और ज्यादातर लोग यहीं आकर अटक जाते हैं। हाँ। कार्यों का विभाजन का मतलब बेपरवाह होना नहीं है। इसका मतलब है मान्यता की इच्छा, वो जो डिजायर फॉर रिकॉग्निशन होता है, उससे आजाद होना। अच्छा। जो इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा है, वो असल में किसी का जीवन नहीं जी रहा, वो बस दूसरों की उम्मीदों का गुलाम है। और ये असंभव है। तो आप कह रही हैं कि सच्ची आजादी इसी बात को स्वीकार करने में है कि कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। यही किताब का टाइटल आता है, नापसंद किए जाने का साहस। द करेज टू बी डिसलाइक्ड। हाँ, नापसंद किया जाना इस बात का सबूत है कि आप अपनी शर्तों पर अपने सिद्धांतों के हिसाब से जी रहे हैं। अगर जिंदगी में कोई भी आपसे नाखुश नहीं है, तो शायद आप अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहे। अब बस सबकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन अगर हम दूसरों से मिलने वाली वैलिडेशन की इच्छा छोड़ दें, तो फिर खुशी कहाँ से मिलेगी? क्या ये हमें अकेला नहीं बना देगा? इसके उलट होगा। कैसे? एडलर कहते हैं कि जब आप दूसरों के कामों में दखल देना बंद करते हैं और ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि वे आपकी उम्मीदों पर खरे उतरें, तभी आप सच में उन पर भरोसा कर सकते हैं। अच्छा। तभी आप उन्हें प्रतियोगी या जज की तरह नहीं, बल्कि साथी की तरह देख सकते हैं। और यही सच्ची खुशी का रास्ता है, जिसे एडलर सामुदायिक भावना या कम्युनिटी फीलिंग कहते हैं। सामुदायिक भावना मतलब ये महसूस करना कि हम एक बड़े समूह का हिस्सा हैं। हाँ, और ये कोई किताबी बात नहीं है। इसका मतलब है खुद के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों में दिलचस्पी लेना। और जब आप खुद को एक समुदाय का हिस्सा महसूस करते हैं, तो असली खुशी आती है योगदान की भावना से। फीलिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस। योगदान की भावना। हाँ। ये महसूस करने से कि मैं किसी के लिए उपयोगी हूँ। ये दिलचस्प है। हम अक्सर खुशी को बड़ी बड़ी उपलब्धियों से जोड़ते हैं। प्रमोशन, नई कार, तारीफ। हाँ, लेकिन ये दर्शन कहता है कि शायद असली खुशी किसी की चुपचाप मदद करने में या बस अपना काम ठीक से करने जैसे छोटे योगदान में छिपी है। एकदम सही। और ये योगदान की भावना पूरी तरह से आपकी अपनी पर्सनल फीलिंग है। मतलब? इसके लिए आपको किसी के सर्टिफिकेट या थैंक यू की जरूरत नहीं है। अगर आपने घर साफ किया है, तो आपको पता है कि आपने योगदान दिया है, भले ही कोई उस पर ध्यान न दे। खुशी इसी एहसास में है कि मेरी एक जगह है, मैं उपयोगी हूँ। योगदान की ये भावना, ये हमें सीधे वर्तमान में ले आती है। हाँ। अगर खुशी हर पल के योगदान में है, तो भविष्य के बड़े लक्ष्यों का क्या? एडलरियन मनोविज्ञान तो यहाँ और अभी पर बहुत जोर देता है। हाँ, और ये इसका एक और क्रांतिकारी पहलू है। ज्यादातर लोग जिंदगी को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं, एक लाइन की तरह, जो किसी मंजिल पर जाकर खत्म होती है, जैसे पहाड़ पर चढ़ना। अगर जिंदगी ऐसी है, तो जब तक आप चोटी पर नहीं पहुंचते, आपकी सारी जिंदगी बस एक तैयारी है। और असली जिंदगी तो मंजिल पर है। हाँ, जो कभी आती नहीं। लेकिन एडलर कहते हैं कि जीवन एक रेखा नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों या बिंदुओं की एक श्रृंखला है। डॉट्स की एक सीरीज। हाँ, और जीवन एक यात्रा नहीं, बल्कि एक नृत्य, एक डांस की तरह है। डांस वाली बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में ये बहुत मुश्किल है। हम सब करियर, परिवार, भविष्य के लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं। क्या एडलर कह रहे हैं कि ये सब लक्ष्य बेकार हैं? नहीं, लक्ष्य बेकार नहीं है, लेकिन मंजिल पर पहुंचने की धुन में रास्ते का मजा लेना भूल जाना बेकार है। डांस का मकसद किसी कोने तक पहुंचना नहीं होता। डांस करना ही मकसद होता है। हर कदम, हर मूव अपने आप में पूरा है। अच्छा। अगर संगीत अचानक बंद भी हो जाए, तो भी आपका वो पल व्यर्थ नहीं जाता। जीवन भी ऐसा ही है। तो ये जो हम सोचते हैं कि जब मैं कॉलेज खत्म कर लूंगा तब खुश होऊंगा,
या जब प्रमोशन मिल जाएगा तब जिंदगी शुरू होगी, ये किताब के हिसाब से सबसे बड़ा जीवन झूठ है। बिल्कुल। ये आज को भविष्य के लिए कुर्बान करना है। अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में जीना धुंध में जीने जैसा है, जहां आप ठीक अपने कदमों के नीचे की जमीन को देख ही नहीं पा रहे। सच्ची खुशी और पूर्णता हर पल को पूरी गंभीरता से, पूरी चेतना के साथ जीने में है। अगर आप अभी डांस कर रहे हैं तो वही आपकी पूरी मुकम्मल जिंदगी है। एग्जैक्टली। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो एडलर का दर्शन हमें एक बिल्कुल नई स्क्रिप्ट देता है। हमारा अतीत हमें कंट्रोल नहीं करता, हम अपने मकसद चुनते हैं। हमारी सारी समस्याएं आपसी रिश्तों से जुड़ी हैं। सच्ची आजादी इस बात को हिम्मत से स्वीकार करने में है कि सब लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। और असली खुशी भविष्य में नहीं, बल्कि इसी पल में दूसरों के लिए उपयोगी होने के एहसास में है। हाँ। और अंत में स्रोत में एक बहुत गहरी बात कही गई है जो इन सबको एक साथ बांधती है। क्या? सामान्य तौर पर जीवन का कोई मतलब नहीं है। जीवन को जो भी मतलब देना है वो व्यक्ति को खुद ही देना होगा। तो सोचने वाली बात ये है, अगर जिंदगी के सारे पत्ते आपके हाथ में हैं और आपका अतीत आपको रोक नहीं सकता, तो आप ठीक इसी पल से अपनी जिंदगी को क्या अर्थ देना चुनेंगे।